हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा पहला लेक्चर है प्लांट फिजियोलॉजी का और उसमें चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ये जो इंस्ट्रक्शंस आपके लिए लिखी गई हैं इनको प्लीज़ एक बार रीड कर लीजिएगा बहुत अच्छे से आप, है ना। आपको प्रॉपर लेक्चर्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। साथ ही साथ एक जो नई चीज़ है वो असाइनमेंट्स दूंगा मैं हर लेक्चर के बाद आपको। कहाँ पर मिलेंगे? मेरे टेलीग्राम चैनल पर, है ना। आप वहाँ पर आइए और टेलीग्राम चैनल पे आइए, ये उसका लिंक भी है, आप उसे सर्च भी करिए। और अगर अगर आपको लगता है कि भाई उसके आंसर लगाने के बाद आपको वो मुझे सबमिट करना चाहते हैं तो आप सबमिट भी कर सकते हैं। मुझे आप डायरेक्ट व्हाट्सअप करिए, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। यहाँ पर आप मुझे व्हाट्सअप करिए। और किसी भी तरह का अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि यार ये पूछना चाहिए सर से, या ये बात करनी है, या इस क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम है, या सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो डायरेक्ट आप मुझे व्हाट्सअप पे रीच आउट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पर्सनल, है ना। तो आप इस पे आइए और क्लास शुरू करते हैं। बस ये इंस्ट्रक्शंस वाला पेज थोड़ा अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा जरूर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 11 है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि यहाँ हम लिख रहे हैं फोटोसिंथेसिस। यहाँ फोटोसिंथेसिस में अगर हम बात देखें फोटो की, तो फोटो का तो मतलब हो गया बेटा यहाँ पर क्या, तो हम कहते हैं फोटो का मतलब हो गया लाइट, और सिंथेसिस का मतलब हो गया है फॉर्मेशन। लेकिन फॉर्मेशन किसका बताएंगे हम? तो हम बताएंगे फॉर्मेशन ऑफ फूड बताएंगे, ठीक है। आप ये बात ध्यान रखिएगा कि फोटोसिंथेसिस शुरू करने से पहले हमें डिफरेंट टाइप की यहाँ पर इस पे इसकी डेफिनेशन हमें शुरू करनी होती है। जैसे हम सबसे पहले तो बात यही बोलते हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, है ना, वो अपना फूड खुद बना लेते हैं। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय द हेल्प ऑफ लाइट, CO2, वाटर एंड पिगमेंट्स। यहाँ पिगमेंट्स में याद रखिएगा बेसिकली जो फोटोसिंथेसिस में पिगमेंट काम आता है ना बच्चे, वो पिगमेंट कौन सा होता है? तो हम बताते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, ठीक है। साथ ही साथ आपको बताना है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कन्वर्ट्स इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कन्वर्ट्स इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब आपको ये बताना है कि भाई सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पर कौन? तो हम बताते हैं कि जब हम सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड की यहाँ पर बात करेंगे तो वो होगा बेटा CO2, और होगा कौन? वाटर। और आप बताएंगे कि भाई लाइट और पिगमेंट्स। पिगमेंट कौन? तो हम बताते हैं क्लोरोफिल। इसकी प्रेजेंस में यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है ग्लूकोज का, और ग्लूकोज यहाँ पर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाता है, ठीक है। तो ये दो डेफिनेशन तो सिंपल हैं जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस जो होता है इसे हम फिक्सेशन ऑफ CO2 भी बोलते हैं। फिक्सेशन ऑफ CO2 बाय लाइट, वाटर एंड पिगमेंट्स। पिगमेंट्स आपको याद करने हैं क्लोरोफिल। अब यहाँ फिक्सेशन वर्ड का मीनिंग क्या है? तो हम बताते हैं फिक्सेशन वर्ड का मीनिंग होता है कि जब कोई गैस फॉर्म जो है वो कंपाउंड फॉर्म में कन्वर्ट हो रही हो। और आप बताइए फोटोसिंथेसिस के दौरान CO2 गैस जो होती है वो ग्लूकोज कंपाउंड में कन्वर्ट होती है, ग्लूकोज गैस नहीं होता, ग्लूकोज गैस नहीं होता, सही है। इसलिए हम इसको क्या नाम दे देते हैं? फिक्सेशन। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए ना फिक्सेशन ऑफ CO2 पर, तो इसका मतलब है वो सीधा क्वेश्चन किसका है? तो हम बताते हैं वो सीधा क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस का। इसके साथ साथ आप ये भी याद रखिए कि फोटोसिंथेसिस के दौरान इस बात का खास ध्यान रखना है आपको कि रिडक्शन होता है CO2 का बाय suitable ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, लाइट एंड पिगमेंट्स। अब देखो रिडक्शन ऑफ CO2 का मतलब हो गया, रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का ऐड हो जाना।
जैसे मैं कहूँ कि यहाँ मैं एक इक्वेशन लिखूँ, इक्वेशन वही सेम टू सेम हम लिख दें कि भाई CO2 प्लस वाटर कन्वर्ट्स इनटू ग्लूकोज, और साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। अब आप बताओ कि भाई वाटर के जो हाइड्रोजन हैं वो CO2 में ऐड होकर इसका रिडक्शन करके ग्लूकोज बनाएंगे, तो ये रिडक्शन ऑफ CO2 हो गया। और जो ऑक्सीजन है वो वाटर से बाहर आ गई है, तो इसे हम ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर कह देंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर कह देंगे। तो इसको ऐसे समझना है आपको कि भाई रिडक्शन हो रहा है किसका, तो हम बताते हैं रिडक्शन हो रहा है CO2 का, क्योंकि हाइड्रोजन वाटर वाले जो हैं वो निकल के किस में जुड़ रहे हैं, तो हम बताते हैं कि वाटर वाले जो हाइड्रोजन्स हैं ये हाइड्रोजन CO2 में जुड़ते हैं, तो ये हो गया है बोलो रिडक्शन ऑफ CO2। लेकिन वहीं पर आपको साथ में ध्यान रखना है कि क्या हो गया है, तो हम बताते हैं ऑक्सीडेशन। तो ये आपको समझना होगा कि पूरा का पूरा प्रोसेस जो है बच्चे वो एक तरह से रिडॉक्स प्रोसेस हो गया है। तो अगर कल को फोटोसिंथेसिस के लिए स्टेटमेंट आ जाए कि फोटोसिंथेसिस इज ए रिडॉक्स प्रोसेस, तो आप कहेंगे हाँ फोटोसिंथेसिस एक रिडॉक्स प्रोसेस है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर CO2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन, और वाटर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। बच्चा कहता है अगर सीधा आपको वाटर लिखना था तो यहाँ सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड लगाने की क्या जरूरत थी। तो आप बताएंगे कि ये इक्वेशन जो हम पढ़ रहे हैं बच्चे, ये हम पढ़ते हैं प्लांट्स के लिए, लेकिन फोटोसिंथेसिस तो आप बताओ कि बैक्टीरिया में भी होता है। और जब बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं तो CO2 के साथ H2O नहीं, H2S रिएक्ट करता है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होकर सल्फर रिलीज होती है। इसका मतलब ये हो गया कि हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कौन बाहर निकल रहा है, सल्फर निकल रही है या ऑक्सीजन निकल रही है। इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे पास कोई एक हाइड्रोजन डोनर है, जो कि प्लांट्स में हाइड्रोजन डोनर H2O और बैक्टीरिया में हाइड्रोजन डोनर H2S है। ये बात ध्यान रखिएगा आप, इसलिए यहाँ सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड लिखा गया डेफिनेशन के अंदर। और आप बताइए कि मोस्ट लेटेस्ट जो डेफिनेशन आज है जिसके बेसिस पर पूरा का पूरा चैप्टर हमारा लिखा गया है, उसका मतलब फोटोसिंथेसिस का मतलब हो गया है कि फोटोनिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी बाय CO2 वाटर एंड पिगमेंट्स। यहाँ फोटोनिक एनर्जी का मतलब क्या हो गया है, तो हम बताएंगे यहाँ फोटोनिक एनर्जी का मतलब हो गया है लाइट। लाइट का एक नेचर होता है फोटोनिक नेचर, जिसको क्वांटम बोलते हैं, एनर्जी बंडल्स है ना। उसको हमने कहा कि वो कन्वर्ट हो रहा है किस में, तो हम बताते हैं केमिकल एनर्जी में। यहाँ केमिकल एनर्जी कौन है, तो हम बताते हैं ATP और NADPS2। और ये ATP और NADPS2 आगे फॉर्मेशन किसका कर रहे हैं, तो हम बताएंगे ग्लूकोज का। तो आपको ये समझना होगा कि जब लाइट से ATP और NADPS2 बनता है तो इसे हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, लाइट रिएक्शन। लेकिन जब ATP और NADPS2 का यूज होकर ग्लूकोज बनता है तो इसको हम बोलते हैं डार्क रिएक्शंस। तो आपको बताना है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो लाइट एनर्जी होती है उसको हम केमिकल एनर्जी ATP और NADPS2 में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब ये कन्वर्जन हो जाता है तो उस ATP और NADPS2 का यूज करते हुए हम ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो एक रिडॉक्स प्रोसेस है। रिडॉक्स प्रोसेस होने का मतलब हो गया है कि भाई यहाँ CO2 का तो क्या हो रहा है, रिडक्शन, और वाटर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। दूसरा, आपको रिडॉक्स प्रोसेस के साथ साथ दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि फोटोसिंथेसिस एक फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस है। आप बताइए, है तो ये केमिकल प्रोसेस, लिविंग में हो रहा है इसलिए बायो है, और फोटो इसलिए लग गया क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। साथ ही साथ आप बताइए, फोटो बायोकेमिकल के साथ साथ आप इसे फिजिको बायोकेमिकल प्रोसेस भी कह सकते हैं। बहुत बार जल्दबाजी में बच्चा ये बात बोल जाता है फिजियो बायोकेमिकल, क्योंकि हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आप इसे फिजिको बायोकेमिकल प्रोसेस भी कह सकते हैं। तो रिडॉक्स प्रोसेस बोलिए, फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस बोलिए, या फिजिको बायोकेमिकल प्रोसेस बोलिए। और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस जो है ये एक एंड्रगोनिक प्रोसेस है। यहाँ एंड्रगोनिक प्रोसेस का मतलब क्या हो गया है, ये एंड्रगोनिक शब्द लगने का मतलब क्या हो गया है कि भाई आप बताइए, एंड्रगोनिक होने का मतलब है कि लाइट एनर्जी यूज हो रही है।
तो ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी यूज होती है उसे हम एंडरगोनिक कहते हैं, और ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज होती है उसे हम एक्सर्गोनिक प्रोसेस कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में ये आपको इंट्रोडक्शन में चीजें याद करनी है कि ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद बना लेते हैं। इसमें सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट होते हैं। फोटोसिंथेसिस का मतलब फिक्सेशन ऑफ CO2 होता है। और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस में CO2 का रिडक्शन और वाटर का होता है ऑक्सीडेशन अगर प्लांट्स हैं तो, लेकिन अगर बैक्टीरिया है तो ऑक्सीडेशन H2S का होगा और सल्फर या सल्फेट वाले कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। और साथ ही साथ याद रखना है कि सबसे लेटेस्ट डेफिनेशन जो है फोटोसिंथेसिस की वो ये है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो लाइट एनर्जी होती है वो ATP और NADPH2 मींस केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और फिर उस केमिकल एनर्जी का यूज करते हुए ग्लूकोज बनाया जाता है। तो अल्टीमेटली एनर्जी जो है वो जाके ग्लूकोज में स्टोर हो जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है इंट्रोडक्शन में, ठीक है। जब आप चैप्टर शुरू करेंगे ध्यान से देखिएगा, मैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ही चलूंगा आपके साथ, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी आपको मैं क्लियर करता हुआ निकलूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए इसमें। जब आप एनसीईआरटी से इंट्रोडक्शन के बाद शुरू करते हैं तो सबसे पहले एनसीईआरटी कहती है व्हाट डू वी नो, हम क्या जानते हैं। तो आप बताइए, हम जानते तो बहुत कुछ हैं, हमने इंट्रोडक्शन में भी 5-5 डेफिनेशंस पढ़ ली हैं, लेकिन हम बात यहाँ पर वही करेंगे जो हमें फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। जैसे एनसीईआरटी कहती है लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वी ऑलरेडी नोन अबाउट द फोटोसिंथेसिस, हम इसके बारे में ऑलरेडी पहले से क्या जानते हैं। तो बताइए सम सिंपल एक्सपेरिमेंट्स you may have done in the early classes have shown that chlorophyll means green pigments of the leaf, light, CO2 are required for the photosynthesis to occur। ये हमें रिक्वायरमेंट बेसिक पता चल गई है कि CO2 चाहिए, लाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए और वाटर चाहिए, इससे हम फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। अब बच्चा कहता है कि सर इस लाइनों के अंदर एनसीईआरटी ने वाटर तो लिखा ही नहीं, तो आपको बताना है कि यहाँ वाटर लिख देती तो एनसीईआरटी प्लांट्स के लिए फिक्स हो जाती, इसलिए एनसीईआरटी ने यहाँ वाटर नहीं लिखा कि भाई वाटर तो चाहिए चाहिए, चाहे या प्लांट है तो वाटर चाहिए, बैक्टीरिया है तो H2S चाहिए, तो वो दोनों लिखने पड़ते, इसलिए उन्होंने उसको मेंशन नहीं किया। लेकिन वाटर की जरूरत मतलब हाइड्रोजन डोनर की जरूरत तो आपको रहेगी रहेगी, ये ध्यान रखिएगा आप। फिर एनसीईआरटी कहती है कि कुछ हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्टार्च फॉर्मेशन के बेसिस पर पता लगाते हैं कि प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है। जैसे एनसीईआरटी लिख रही है यू मे हैव कैरिड आउट द एक्सपेरिमेंट टू लुक द स्टार्च फॉर्मेशन इन टू लीव्स। बच्चा कहता है आपने तो फोटोसिंथेसिस में अभी हमें समझाया कि ग्लूकोज बनता है, आप बताइए बनता ग्लूकोज है, मैंने बार बार ग्लूकोज लिखा है, लेकिन इसी ग्लूकोज से आगे फिर आप बताइए कि प्लांट्स जो होते हैं इस ग्लूकोज को स्टोर कर लेते हैं स्टार्च की फॉर्म में। गोज प्लांट्स स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। इसमें दो एनसीईआरटी एक्सपेरिमेंट आपको बताती है। पहला तो बताती है आपको एक वेरीगेटेड लीफ, ए लीफ दैट वाज पार्शियली कवर्ड विद द ब्लैक पेपर एंड एक्सपोज टू लाइट। ऑन द टेस्टिंग दीज लीव्स for the presence of the starch is was clear that photosynthesis occurs only in the green part of the leaves in the presence of light। दो एक्सपेरिमेंट यहाँ एनसीईआरटी ने और करके लगाया है, मैं दोनों को अलग अलग बताऊंगा आपको। वेरीगेटेड लीफ का एक्सपेरिमेंट अलग है और एक लीफ जिसको कि पार्शली कवर कर दिया गया है ब्लैक पेपर से, ये एक्सपेरिमेंट अलग है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों कैसे परफॉर्म होते हैं हम दोनों के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको वेरीगेटेड लीफ का बात बताता हूँ। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वेरीगेटेड लीफ का मतलब हो गया कि भाई एक प्लांट है, इस प्लांट पर ये लीफ लगी हुई है, ये जो लीफ है बच्चे, ये लीफ पूरी तरह से ग्रीन नहीं है। आप बताइए इस लीफ पर बीच बीच में हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है, बोलो येलो स्पॉट्स। ये जो लीफ है ना, इस लीफ में यहाँ पर बीच में हम बताएंगे यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, तो हम बताएंगे यहाँ पर हमारे पास येलो स्पॉट्स हैं। इसका मतलब ये जो लीफ है बच्चे, ये एक वेरीगेटेड लीफ है। वेरीगेटेड लीफ होने का मतलब है कि इस पे धब्बे हैं, ठीक है। अब आप इस लीफ को क्या करेंगे, आप बताइए कि इसे हम लाइट में एक्सपोज करवाएंगे। जब इस लीफ को हम लाइट में एक्सपोज करवाते हैं तो लाइट में लीफ को एक्सपोज करवाने पर हम नोटिस करते हैं थोड़े टाइम के बाद कि जो बच्चे ग्रीन पार्ट था सीधा ही, ये वाला तो है बोलो ग्रीन पार्ट, यहां पर आपको बताना है कि कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट आपको ज्यादा मिलेगी। कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपको क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। लेकिन जो येलो स्पॉट्स हैं यहां पर आपको बताना है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपको बहुत कम मिलेगा, वेरी लेस, वेरी लेस। तो कार्बोहाइड्रेट आपको यहां पर बहुत कम मिलता है।
येलो स्पॉट्स में। सही है बात या नहीं? इसका मतलब येलो स्पॉट वाला जो पोर्शन है बच्चे, वो लाइट की प्रेजेंस में उतना अच्छा फोटोसिंथेसिस नहीं करता जितना कि ग्रीन पार्ट वाला करता है। ये कैसे पता लगाते हैं इसका भी मैं आपको जवाब दूंगा, थोड़ा सा वेट करिए आप। दूसरा जो एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी ने और करके बताया है, उस पे एनसीईआरटी कह रही है कि भाई मान लो हमारे पास ये एक लीफ है ग्रीन कलर की, लेकिन ये लीफ ग्रीन नहीं है, मतलब येलो स्पॉट्स नहीं है इसमें, ये पूरी लीफ हेल्दी है। इस हेल्दी लीफ में आपने क्या किया है कि बीच में इसमें लगा दिया है ब्लैक पेपर। जैसे ये लीफ है ना, तो लीफ के इस हिस्से में मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लैक पेपर लगाता हूँ। जैसे मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो ये लीफ हमने इस बीच में से इस हिस्से से क्या कर दी है, तो हम बताते हैं कि हम बीच में से इस हिस्से से लीफ को हमने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया है। तो ठीक है, लीफ यहाँ पर ब्लैक पेपर से कवर्ड है, ब्लैक पेपर से कवर्ड है। ठीक है, अब आप बताओ कि भाई ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा तो हो गया कवर्ड पार्ट, और जहां पर ये नहीं है इसको हम बोल देंगे ओपन पार्ट। सही है। अब इस लीफ को हम एक्सपोज करवाएंगे लाइट में। जब इस लीफ को हमने लाइट में एक्सपोज करवाया तो ओपन पार्ट जो था वहां पर तो हमने बताया कि कार्बोहाइड्रेट खूब सारा है, लेकिन जो पार्ट कवर्ड था वहां पर कार्बोहाइड्रेट लेस है। तो दो चीजें, पहली बात, ऊपर वाला जो एक्सपेरिमेंट हमने बनाया है वेरीगेटेड लीफ वाला, उससे हमें पता चलता है कि ग्रीन पार्ट्स में फोटोसिंथेसिस होता है, और नीचे वाले वेरीगेटेड जो जिस लीफ को हमने ब्लैक पेपर से कवर किया, उससे हमें पता चलता है कि लीफ ग्रीन हो चाहे, लेकिन जब तक उसको लाइट नहीं मिलेगी वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगी। जब तक उसको लाइट नहीं मिलेगी तब तक वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगी। तो दोनों से अलग अलग बातें प्रूव हो रही हैं। वेरीगेटेड लीफ से प्रूव हो रहा है कि ग्रीन पार्ट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। सही है, ग्रीन पार्ट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। और जो हमारे पास दिख रहा है कौन सा पार्ट, ओपन पार्ट, कवर्ड पार्ट, ब्लैक पेपर से कवर किया है हमने। इससे हमें क्या समझ में आता है, तो बोलो, इससे हमें समझ में आता है कि जो फोटोसिंथेसिस है बच्चे, वो ग्रीन पार्ट करते जरूर है लेकिन लाइट की प्रेजेंस में ही करते हैं। जब तक उनको लाइट नहीं मिलेगी वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज, आपको यहां इस बात का खास ध्यान रखना है कि भाई ये पता कैसे चलता है कि कौन से हिस्से में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है और कौन से हिस्से में कार्बोहाइड्रेट कम है। तो हम बताते हैं कि ये हमें पता चलता है, बोलो, स्टार्च टेस्ट से, या फिर इसे हम आयोडीन टेस्ट भी कहते हैं। ये कैसे लगाया जाता है, हम बताएंगे कि भाई हमारे पास ये एक लीफ है, ठीक है, आप बताइए कैसी लीफ है, तो हम बताएंगे ग्रीन लीफ है। इस ग्रीन लीफ को आप बताएं कि वॉश किया जाता है किससे, अल्कोहल से। तो जो लीफ है ना बच्चे, ये लीफ हो जाती है, बोलो, कलरलेस। फिर इस पे लगाया जाता है, बोलो, आयोडीन। क्या लगाया जाता है, आयोडीन। और आयोडीन के साथ जो स्टार्च है, स्टार्च गिव ब्लू और वॉयलेट कलर विद आयोडीन, ये ध्यान रखना आप। तो लीफ के जिस हिस्से में नीला रंग ज्यादा आएगा, लीफ के जिस हिस्से में नीला रंग ज्यादा आएगा, इसका मतलब उस हिस्से में तो कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट ज्यादा है, और जिस हिस्से में नीला रंग कम आएगा मतलब वहां पर कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट कम है। ऐसे हम पता लगा लेते हैं स्टार्च टेस्ट से। बच्चा कहता है कि आपने इसे अल्कोहल से वॉश क्यों किया, तो उसका रीजन है कि जो अल्कोहल होते हैं उसमें लिपिड्स डिसॉल्व हो जाते हैं, और क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जो कि लिपिड का डेरिवेटिव है, लिपिड से बना होता है। इसलिए क्लोरोफिल डिसॉल्व हो जाएगा तभी तो आप बताइए कि हमें नीला रंग दिखाई देगा, वरना हरी लीफ नीले में कन्वर्ट नहीं होती। आप ग्रीन लीफ को अल्कोहल से वॉश करके पहले कलरलेस कर लेते हैं और उसके बाद आप आयोडीन टेस्ट लगाते हैं। इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये दो एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी में हो गए, व्हाट डू वी नो के अंदर। एक तीसरा एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी ने नेक्स्ट पेज पे आपको दिया है। एनसीईआरटी कहती है कि अनदर एक्सपेरिमेंट यू मे हैव कैरी आउट वेयर ए पार्ट ऑफ द लीफ इज एनक्लोज्ड इन द टेस्ट ट्यूब containing some KOH soaked cotton which absorb CO2 while the other half is exposed to air.
आप ये बताइए कि इस एक्सपेरिमेंट के बारे में एनसीईआरटी इसे कहती है हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। आप ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, या आप इसे मोल्ज एक्सपेरिमेंट या मोल्ज हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं। आप इसे हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट बोलिए, आप इसे मोल्ज हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट बोलिए, आप इसे मोल एक्सपेरिमेंट बोलिए, बात एक ही है, ठीक है। होता क्या है इस एक्सपेरिमेंट में, क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास प्लांट है, इस प्लांट की हमारे पास ये एक लीफ है बेटा, ठीक है। इस लीफ को आपको बताना है कि एक जार में, एक टेस्ट ट्यूब में पैक कर दिया गया है। यहाँ देखो आप, ये लीफ को हमने कहाँ पैक कर दिया, तो हम बताते हैं हमने जार में पैक कर दिया है, ठीक है। ध्यान रखें कि अंदर का एनवायरनमेंट बाहर के एनवायरनमेंट में कांटेक्ट में बिल्कुल नहीं आता। और इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर यहाँ पर रख दी गई है एक कॉटन, जो कि भीगी हुई है किससे, KOH सॉल्यूशन से। और आप बताएंगे कि KOH जो है बच्चे, वो एक बहुत अच्छा एब्जॉर्बेंट है किसका, तो हम बताते हैं CO2 का। अंदर जितनी भी CO2 प्रेजेंट थी, वो सारी की सारी CO2 KOH ने ले ली। अब आप बताइए, आपके पास लीफ के 3 पार्ट हो गए, यहाँ पर मैं इसको मेंशन करता हूँ A, अंदर वाले पार्ट को B, और एक पार्ट ये जो भी कॉर्क वाले हिस्से में आ गया, इसको हम C मेंशन करते हैं। स्प्लिट कॉर्क है। स्प्लिट कॉर्क का मतलब हो गया कि जो लीफ है ना, लीफ जैसे मान लीजिए ये एक लीफ है हमारे पास, आप ध्यान से अगर देख पाए तो लीफ को हमने ऐसे कॉर्क में पैक किया है। स्प्लिट कॉर्क मतलब कॉर्क के 2 हिस्से करके बीच में पैक कर दिया। तो अब आप बताओ कि जब हमने कॉर्क में इसको पैक कर दिया 2 हिस्सों के अंदर ऐसे, तो ये लीफ का बाहर वाला हिस्सा, ये अंदर वाला हिस्सा, और एक वो हिस्सा जो कॉर्क में दबा हुआ है, सही है बात या नहीं? 3 हिस्से हो गए इस लीफ के। अब आप बताइए कि जो ओपन पार्ट है वो तो CO2 जो है वो एटमॉस्फेयर से ले ही लेगा। जब इस पूरे सेटअप को हम लाइट में एक्सपोज करेंगे, तो थोड़े टाइम के बाद हम स्टडी करेंगे कि जो A वाला पार्ट है, ये वाला, यहां पर तो हमें मिलेगा मोर कार्बोहाइड्रेट, अंदर वाले B पार्ट में हमें मिलेगा वेरी लेस कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च, और ये C वाले पार्ट में भी हमें मिलेगा वेरी लेस कार्बोहाइड्रेट। अब यहां इस बात को खास ध्यान आपको देना होगा, इस बात को बहुत अच्छे से आपको समझना होगा कि बाहर वाले हिस्से में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा, क्योंकि लाइट प्रॉपर, CO2 प्रॉपर। अंदर वाले हिस्से B में CO2 मिल ही नहीं रही, क्योंकि सारी CO2 तो कॉटन जो थी, KOH जो सोल्यूशन था वो ले गया, सही है, इसलिए वहां पर नहीं हो रहा फोटोसिंथेसिस, तो वेरी लेस कार्बोहाइड्रेट। C वाला पार्ट जो कॉर्क में दबा हुआ है, बोलो उसको ना तो CO2 मिल रही है उसे ना ही लाइट मिल रही है, क्योंकि कॉर्क में दबा हुआ है तो लाइट भी प्रॉपर नहीं मिल रही है उसको, ना तो CO2 मिल रही है और ना ही लाइट मिल रही है। इसलिए आपको बताना होगा कि वहां पर तो कार्बोहाइड्रेट और भी कम बनेगा, तो वेरी लेस कार्बोहाइड्रेट हमने वहां पर लिखा। पता कैसे लगाएंगे, वही हम बताएंगे, स्टार्च टेस्ट से हमने पता लगाया है कि लीफ के कौन से हिस्से में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा और कौन से हिस्से में कार्बोहाइड्रेट कम है, और स्टार्च टेस्ट अभी अभी मैंने आपको बताया है। तो एनसीईआरटी ने यही लिखा, द सेटअप इज देन प्लेस्ड इन द लाइट फॉर द सम टाइम ऑन टेस्टिंग फॉर द प्रेजेंस ऑफ द स्टार्च लेटेन इन द 2 पार्ट्स ऑफ द लीफ। एनसीईआरटी ने यहाँ 2 ही पार्ट समझाए हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं ओलंपियाड में ये पूछा जा चुका है बच्चे C पार्ट के बारे में भी, है ना। तो ये हमें चीजें पता होनी चाहिए कि जो C वाला पार्ट होता है वहां पर भी तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। You must have found that the exposed part of the leaf tested positive for the starch test, while the portion that was in the tube tested negative test. This show that CO2 was required for the photosynthesis. अब कल को ये नीट में आ भी चुका है कि हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट या मोल्ड हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट रिवील दैट, तो हम बताएंगे कि दिस एक्सपेरिमेंट रिवील दैट द CO2 इज वेरी एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इससे हमें CO2 की इंपॉर्टेंस पता चलती है। फिर एनसीईआरटी ने यहाँ कहा, कैन यू एक्सप्लेन हाउ दिस कंक्लूजन कुड बी ड्रॉन, आप इसका डायग्राम बना सकते हो क्या, इसको कैसे बनाया जा सकता है? तो आप बताइए। यस, सर ने आपको ये डायग्राम बना के दे दिया है
इस डायग्राम को ऐसे बनाया जा सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। यहाँ तक आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ रही है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी टाइप की आपको लगे कि भाई इशू आ रहा है, एनसीईआरटी की लाइंस में प्रॉब्लम है या किसी और चीज़ में आपको दिक्कत है, तो आपके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर होना चाहिए, है ना। आप उस पर मुझे रीच आउट कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको है तो आप इस पर मिल सकते हैं, इस पर बात कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी शुरू करती है अर्ली एक्सपेरिमेंट्स को। देखो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, छोटी सी है। फोटोसिंथेसिस के बारे में एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे हुए, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी ने केवल 5 ही साइंटिस्ट के बारे में हमें लिख के दिया है, क्योंकि ये 5 साइंटिस्ट का जो काम है वो किसी ना किसी तरीके से हमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को समझने में हेल्प करता है, ठीक है। इन टॉपिक्स का नाम एनसीईआरटी दे रही है अर्ली एक्सपेरिमेंट्स। साइंटिस्ट 5 आपको पढ़ाए हैं, जोसेफ प्रेस्ले, जैन इंजनहाउस, जूलियस वॉन्सेट, टीडब्ल्यू एंजलमैन और कार्नेलियस वैन न्यूल। जिसमें सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं वो जोसेफ प्रेस्ले के एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी ने दिया भी है हमें। 1733 से लेके 1804 तक ये जिंदा रहे और 1770 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। और ये एक्सपेरिमेंट जो था बच्चे, वो रिवील कर रहा था एसेंशियल रोल ऑफ द एयर इन द ग्रोथ ऑफ द ग्रीन प्लांट। ये ध्यान रखिएगा आप, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जोसेफ प्रेस्ले का एक्सपेरिमेंट जो है वो हमें क्या बताता है, ठीक है। इनके एक्सपेरिमेंट को हम बेल जार एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। बेल जार आप बताइए, कांच का बर्तन होता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है बच्चे, ये एक बेल जार है। बेल जार की एक खासियत है कि बेल जार जब किसी हार्ड सरफेस पे रख के एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है तो बेल जार के अंदर का एनवायरनमेंट बेल जार के बाहर के एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में बिल्कुल भी नहीं होता, 0.001% भी नहीं। ध्यान रखिएगा बात आप, ठीक है। अब आपको बताना है कि इन्होंने बेल जार एक्सपेरिमेंट के दौरान बेल जार के अंदर एक जलती हुई मोमबत्ती और साथ में एक चूहे को रखा इन्होंने, और थोड़े टाइम के बाद इन्होंने नोटिस किया कि जो चूहा था बच्चे वो तो गया मर और जो मोमबत्ती थी वो बुझ गई। तो इन्होंने कंक्लूड क्या किया कि भाई मोमबत्ती ने और चूहे ने कोई ऐसा प्रोसेस किया जिसने कि इसके अंदर के एनवायरनमेंट को इम्प्योर कर दिया, है ना। आप इसे फाउल एयर भी कह सकते हैं। और वास्तव में ये था क्या, तो आप बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन आप बताइए पहले ये एनवायरनमेंट कैसा था, तो आप बताइए O2 वाला था। बताइए जलने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए, जिंदा रहने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए। तो जब ऑक्सीजन वाला एनवायरनमेंट था तो एनवायरनमेंट कैसा था, तो आप बताएंगे कि ये एक प्योर एनवायरनमेंट था। कैसा था? प्योर एनवायरनमेंट। आप इसे फाउल की बजाय आप कह सकते हैं कि ये एक गुड एयर थी, और गुड एयर का मतलब आप इसे O2 भी कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने जलती हुई मोमबत्ती और चूहे को बेल जार के अंदर रखा तो इन्होंने दोनों ने कोई ऐसा प्रोसेस किया, उस प्रोसेस का नाम नहीं बताया, जिन्होंने कि बेल जार के अंदर के एनवायरनमेंट को इम्प्योर कर दिया। इसका मतलब इम्प्योर एनवायरनमेंट में चूहा और मोमबत्ती सर्वाइव नहीं करते, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म इम्प्योर एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं करते। ये कंक्लूड कर दिया उन्होंने पहले सेटअप से, ए और बी से। अब सी वाले में इन्होंने क्या किया कि सेम सेटअप है, बस एक चेंज कर दिया कि यहां पर इन्होंने साथ में एक प्लांट रखा, और वो प्लांट था क्या, तो हम बताते हैं मिंट प्लांट था। इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, किताबों में लिखा हुआ है तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए कि भाई ये जो प्लांट था वो मिंट प्लांट था, ये जो प्लांट था वो मिंट प्लांट था। अब हुआ क्या, इन्होंने नोटिस किया कि भाई टाइम काफी निकल गया है, लेकिन चूहा अभी भी जिंदा है, मोमबत्ती अभी भी जल रही है। इसका मतलब ये हो गया कि चूहा और मोमबत्ती जिस एनवायरनमेंट को इम्प्योर कर रहे थे, प्लांट उस एनवायरनमेंट को रिस्टोर कर रहा है। इस बात को आप एक मिनट में आप समझ जाएंगे कि यहां से जितनी भी CO2 बन रही है वो सारी प्लांट ले रहा है, और बदले में बेल जार के अंदर वो O2 दे रहा है। और उस O2 की वजह से चूहा और मोमबत्ती दोनों ही वैसे के वैसे हैं जैसे कि इनिशियली थे। तो इन्होंने कहा कि ग्रीन प्लांट्स कैन ग्रो इन इम्प्योर एनवायरमेंट। मतलब ये कि चूहा इम्प्योर एनवायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर रहा था,
लेकिन प्लांट इम्प्योर एनवायरनमेंट में सर्वाइव करता है, इम्प्योर एनवायरनमेंट में सर्वाइव करता है एंड रिप्लेस द फाउल एयर बाय गुड एयर। ये फाउल एयर को गुड एयर से रिप्लेस भी कर देता है। इसका मतलब इन्होंने क्या बताया कि फाउल एयर में प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर लेते हैं, इसलिए उन्होंने कहा ना एक्सपेरिमेंट दैट रिवील द एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ द ग्रीन प्लांट। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट जो है वो अच्छी ग्रोथ कौन सी एयर में करते हैं, CO2 में या O2 में, गुड एयर में या फाउल एयर में, तो आप बताएंगे फाउल एयर प्लांट ज्यादा यूज करते हैं, गुड एयर को तो प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। तो प्लांट की ग्रोथ के लिए तो उन्हें CO2 की रिक्वायरमेंट होती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी यहां पर यह बात भी कहती है कि कुछ टाइम के बाद ये मोमबत्ती बुझेगी, प्लांट के साथ है, लेकिन एक टाइम ऐसा जरूर आएगा कि जो बेल जार है, इस बेल जार के अंदर जो हमने मोमबत्ती रखी हुई है बच्चे, ये मोमबत्ती बुझेगी। ठीक है, तो बात आती है कि ये मोमबत्ती बुझेगी क्यों। तो आप बताएंगे एक टाइम के बाद प्लांट में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, मतलब प्लांट ऑक्सीजन प्रोडक्शन कम कर देगा। उसका रीजन क्या है? बेल जार पैक्ड है, पूरी तरह से एयर टाइट है, अंदर और बाहर का एनवायरनमेंट कांटेक्ट में नहीं है। तो आपको समझना होगा, जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था यहां पर ध्यान दीजिए, तो हमने कहा था कि फोटोसिंथेसिस के दौरान CO2 और वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं, तो इसका मतलब जो ऑक्सीजन रिलीज होती है बच्चे, वो वाटर से रिलीज होती है। आप ध्यान दीजिए, यहां पर ऑक्सीजन जो आई वो कहां से आई? वाटर से आई, वाटर से। तो एक टाइम के बाद प्लांट में वाटर की जो नीड है वो बढ़ेगी क्योंकि लगातार प्लांट वाटर यूज करता जा रहा है। तो एक टाइम के बाद प्लांट के पास पानी की कमी आएगी, और पानी की कमी आने की वजह से आप बताएंगे कि यहां पर ये जो प्लांट है बच्चे, ये ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कम कर देगा। और जब इस प्लांट में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? कम। इस प्लांट में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? कम। तो ऑक्सीजन प्रोडक्शन कम होने की वजह से एक टाइम के बाद आप बताएंगे मोमबत्ती बुझेगी। और आप बताइए, इसे आप तब तक नहीं जला सकते जब तक कि आप प्लांट को पानी ना दे दें प्रॉपर, क्योंकि अंदर जब तक ऑक्सीजन नहीं रहेगी, ऑक्सीजन नहीं रहने की वजह से मोमबत्ती जलेगी ही नहीं। तो अंदर प्रॉपर क्या होनी चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी होने से मोमबत्ती बुझी। ठीक है, तो आप बताइए कि इस बेल जार के अंदर अगर मोमबत्ती को आप दोबारा जलाए रखना चाहते हैं तो प्लांट को प्रॉपर पानी दीजिए ताकि वो फोटोसिंथेसिस अच्छे से करे। ये ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर हाँ, तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज करके, अगर आपको किसी चीज में कोई कमी लग रही है कि सर यहाँ पर ये नहीं ऐसे होता तो और ज्यादा अच्छा होता, असाइनमेंट्स आपको प्रॉपर मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा आप, है ना। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको पर डे, मतलब जो भी जिस दिन भी क्लास आएगी आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे। मैं टाइम के अकॉर्डिंग क्लासेस रिकॉर्ड करूंगा, इसलिए मैं लाइव नहीं ले रहा हूं। तो आप बताइएगा कि भाई कहीं पर भी आपको कोई इशू है तो पर्सनली मुझे प्लीज आप व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इसके बाद जो सेकंड एनसीईआरटी बता रही है, प्रिस्टले वाले सेटअप को ही यूज करते हुए एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जैन इंजनहाउस। 1730 से 1799 तक ये रहे, मतलब सेम टाइम पे काम हुआ है। सही है बात या नहीं? नाम था साइंटिस्ट का जैन इंजनहाउस। इन्होंने भी बेल जार एक्सपेरिमेंट ही किया था, लेकिन एनसीईआरटी ने इसका कोई नाम नहीं दिया। बस आपको ये ध्यान रखना है कि उन्होंने ये कहा कि भाई जो प्रिस्टले कह रहे हैं, प्रिस्टले क्या कह रहे हैं? प्रिस्टले कह रहे हैं कि ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं इम्प्योर एनवायरनमेंट में और रिप्लेस करते हैं फाउल एयर को गुड एयर से। तो जैन इंजनहाउस का कहना है कि ये स्टेटमेंट अधूरी है। उन्होंने कहा कि उसमें सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप प्यूरिफाई करना चाहते हैं फाउल एयर को, जो कि बर्निंग कैंडल या ब्रीथिंग एनिमल ने रिप्लेस कर दिया है, जो प्रोड्यूस कर दिया है वहां पर, उसे अगर आप प्यूरिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए सनलाइट प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेल जार एक्सपेरिमेंट से समझाया उन्होंने। कैसे समझाया आप बताइए? उन्होंने दो बेल जार के सेटअप लगाए, जैसे एक बेल जार सेटअप ये है और दूसरा बेल जार का सेटअप ये है। ठीक है, इस बेल जार के सेटअप में उन्होंने क्या किया आप बताइए? मोमबत्ती हटा दी उन्होंने, लाइट से कोई मतलब नहीं है हमें। उन्होंने इसमें एक रखा चूहा और साथ में प्लांट, इधर भी रखा चूहा और साथ में प्लांट।
लेकिन ये रखा उन्होंने लाइट में और ये उन्होंने रखा डार्क में। तो सोच के देखो कौन सा चूहा जिंदा रहा होगा। तो हम बताते हैं कि सर चूहा जिंदा रहा होगा लाइट वाला। क्यों? क्योंकि प्रॉपर जब इस पौधे को यहां से क्या मिलती रही, हम बताते हैं कि लाइट मिलती रही। तो लाइट मिलने की वजह से ये प्लांट क्या करेगा, ऑक्सीजन प्रोड्यूस, और चूहा उसको ले लेगा। लेकिन जब लाइट मिलेगी ही नहीं तो प्लांट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा ही नहीं। तो ये जो चूहा है बच्चे, इस चूहे की यहां पर क्या हो जानी है, डेथ। सही है। तो उन्होंने ये बात क्लियर की कि भाई सनलाइट इज एसेंशियल फॉर द रिप्लेसिंग द फाउल एयर बाय द गुड एयर। अगर आप चाहते हैं कि जो फाउल एयर है उसको गुड एयर से रिप्लेस कर दिया जाए तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई जो लाइट है वो प्रॉपर मिले। इसके साथ ही साथ आपको एक चीज और समझनी है। इन्होंने बताया कि इंजन हाउस ने एक एलिगेंट एक्सपेरिमेंट किया विद एन एक्वेटिक प्लांट शो दैट ब्रिंग द सनलाइट स्मॉल बबल्स वर फॉर्म अराउंड द ग्रीन पार्ट्स व्हाइल इन द डार्क दे डिड नॉट। ग्रीन पार्ट्स है ना, ये एक अलग एक्सपेरिमेंट है, ये दूसरा एक्सपेरिमेंट है। इसके बारे में भी आप समझ लीजिए। जैसे मैं कहूं कि भाई ये एक हमारे पास क्या है, बीकर है। इस बीकर में क्या है, तो आप बताइए कि इस बीकर में पानी है। ठीक है, इस बीकर में क्या है, तो हम बताएंगे इस बीकर में पानी है। तो आप बताइए कि इस बीकर में क्या है, तो हम बताएंगे इस बीकर में पानी है। ठीक है, इस पानी के अंदर हमने किसको रखा, तो हम बताएंगे कि इस पानी के अंदर एक एक्वेटिक प्लांट को रखा गया। एनसीईआरटी ने यहां पर हमें मेंशन करके दिया है एक्वेटिक प्लांट। जैसे मैं यहां पर एग्जांपल ले लेता हूं हाइड्रिला का। ये एक एक्वेटिक प्लांट रखा है और इस एक्वेटिक प्लांट के ऊपर आप बताइए लगा दी गई है एक फनल, ये। और इस फनल के ऊपर आपको बताना है कि लगा दी गई है एक टेस्ट ट्यूब। और इस पूरे सेटअप को आप बताइए रखा गया है लाइट में। इस पूरे सेटअप को कहां रखा गया है, तो हम बताएंगे लाइट में। जब इस पूरे सेटअप को लाइट में रखा गया बेटा, तो हमने नोटिस किया कि इस प्लांट से हमें बबल्स निकलते हुए दिखाई दिए। और ये जो बबल्स थे, ये जो बबल्स थे, ये बबल्स कुछ और नहीं क्या थे, ऑक्सीजन। तो उन्होंने, आप बताइए कि भाई एनसीईआरटी भी मेंशन कर रही है कि जो बबल्स निकल रहे हैं, लेटर ही आइडेंटिफाई दीज बबल्स टू बी ऑफ ऑक्सीजन, की ऑक्सीजन के हैं। Hence he show that it is only the green part of the plant that could release oxygen। केवल ग्रीन पार्ट्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन बनाते हैं, क्योंकि जो बबल्स मिलते हैं वो ग्रीन पार्ट्स के अराउंड ही मिलते हैं, हर जगह नहीं मिलते। ये ध्यान रखना, एनसीईआरटी में मेंशन है। पूरा प्लांट कभी ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करता, केवल ग्रीन पार्ट्स ही ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब आपको अगर ये पूछा जाए कि भाई ऑक्सीजन ग्रीन पार्ट प्रोड्यूस करते हैं, ये बात हमें एक्सपेरिमेंटली किसने समझाई, तो हम बताएंगे जैन इंजन हाउस ने। लेकिन आपको समझना होगा कि ऑक्सीजन की अगर डिस्कवरी की बात आ जाती है, ऑक्सीजन की अगर डिस्कवरी की बात आती है, तो आप बताइए ऑक्सीजन डिस्कवर्ड बाय जोसेफ प्रिस्टले। क्यों? क्योंकि जिसको जोसेफ प्रिस्टले ने गुड एयर बताया है, प्योर एनवायरनमेंट बताया है, वो कुछ और नहीं, वो ऑक्सीजन ही है। तो ऑक्सीजन की डिस्कवरी किसने की? जोसेफ प्रिस्टले ने। ऑक्सीजन ग्रीन पार्ट से बनती है, इसको बनता हुआ एक्सपेरिमेंटली दिखाया किसने? तो जैन इंजन हाउस ने। ये ध्यान रखिएगा आप बात। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आप एनसीईआरटी प्लीज साथ के साथ अपनी रीड रोज करनी है आपको। मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि एनसीईआरटी की सारी बातें आपको कवर करवा दूं। इसके बाद एनसीईआरटी जूलियस वॉन सैक के बारे में लिख के देती है हमें। जब हम जूलियस वॉन सैक के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, तो हम बताते हैं कि हम जब जूलियस वॉन सैक के बारे में बात करते हैं
तो जूलियस वॉन सैक की जब हम बात करेंगे तो आप बताएंगे कि उन्होंने हमें बताया कि ग्लूकोज जो होता है वो यूजुअली स्टोर होता है एज ए स्टार्च, कि जब प्लांट ग्रो करते हैं तो वो ग्लूकोज बनाते हैं और उस ग्लूकोज को वो स्टोर कर लेते हैं किसकी फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। तो उन्होंने बताया कि लेटर स्टडी शो दैट द ग्रीन सब्सटेंस इन द प्लांट मींस क्लोरोफिल एज वी नो इट नाउ, पहले नहीं पता था, पहले केवल उन्होंने इसको ग्रीन सब्सटेंस बोला, वो क्लोरोफिल है वो बाद में पता चला हमें, इज लोकेटेड इन द स्पेशल बॉडीज जिसको कि आज हम क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, विद इन प्लांट सेल्स। ही फाउंड दैट द green parts in the plant is where glucose is made and such that glucose is usually stored as a starch। तो अल्टीमेटली उनका कंक्लूजन क्या था, उनका कंक्लूजन था कि भाई आपके पास ग्रीन प्लांट्स हैं, हमने कहा हाँ बिल्कुल है। ग्रीन प्लांट्स में उन्होंने कहा कि जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं, हमने कहा ठीक है, उसमें उन्होंने कहा कि पर्टिकुलर एक स्पेशल बॉडी है, ठीक है, एक स्पेशल बॉडी है, इस स्पेशल बॉडी में एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से बनता है फूड और प्लांट उसे कर लेता है स्टोर, ऐसा उन्होंने समझाया। अब आप बताइए उस स्पेशल बॉडी का नाम क्या है, तो आप बताएंगे क्लोरोप्लास्ट। प्रोसेस का नाम क्या है, तो आप बताएंगे फोटोसिंथेसिस। फूड कौन है, तो ग्लूकोज। स्टोर किसकी फॉर्म में हुआ, तो स्टार्च की फॉर्म में। तो अल्टीमेटली उन्होंने हमें इन चारों का रिलेशनशिप समझा दिया ना कि भाई ये रिलेशन है इनके बीच में। ये एनसीईआरटी ने लिखा, इनका एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी ने लिख के नहीं दिया, आपको पढ़ना भी नहीं है, बस इतनी बात आप याद रखिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। फिर एक इंपॉर्टेंट बात एनसीईआरटी कह रही है नेक्स्ट, हालांकि इसके बाद जो साइंटिस्ट हैं बच्चे, वो TW एंजलमैन का नाम है, लेकिन मैं उनके बारे में अभी कोई बात नहीं कर रहा हूं। मैं आगे एंजलमैन का एक्सपेरिमेंट आपको सेक्शन 13.4 में समझाऊंगा। कहां पर, मैं आपको बता देता हूं, ये यहां इस ग्राफ्स के टाइम पे यहां हम एक्सपेरिमेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, बढ़िया से। मतलब मैं पूरा लेक्चर जो है मेरा वो एनसीईआरटी बेस्ड ही रखूंगा ताकि बच्चा एनसीईआरटी से जुड़ा रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट का एग्जाम इतना टफ आ रहा है आजकल, मतलब 720 में 720 वाले बच्चे इतने हो गए हैं, इतना टफ है एग्जाम, इसलिए आप केवल एनसीईआरटी पढ़िए बच्चे। मुझे कितना आता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में कितना आता है, और एग्जाम हमेशा वही बच्चा क्रैक कर पाता है जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को इक्वली वेटेज देता है, ध्यान रखिएगा ये बात। तो बाय द मिडल ऑफ द 19th centuries the key feature of the plant photosynthesis were known, namely that plant could use the light energy to make the carbohydrates, CO2 and water का यूज कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए, ठीक है। empirical equation representing the total process of photosynthesis for the oxygen evolving organism was then understand as, अब उस टाइम पे इक्वेशन यही थी कि CO2 वाटर रिएक्ट करते हैं और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है, बात ठीक है। यहां पर जो CH2O है वो रिप्रेजेंट करता है कार्बोहाइड्रेट को, ग्लूकोज मान लो या 6 कार्बन का कोई भी शुगर मान लो। ये यहां तक की बात तो समझी जा चुकी है ना, इक्वेशन तक की बात तो समझी जा चुकी है। अब इस इक्वेशन को समझने का तरीका थोड़ा सा गलत था लोगों का। ये तरीका ठीक किसने किया, ये तरीका ठीक किया बच्चे एक साइंटिस्ट कार्नेलियस वैन नील ने, जो 1897 में आए थे, 1985 तक जिंदा रहे। तो मिड ऑफ द 19th सेंचुरी तक 1850 के आसपास हमें फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन पता है। CO2 और वाटर रिएक्ट करते हैं लाइट की प्रेजेंस में, कार्बोहाइड्रेट बनता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, ये इक्वेशन है। लेकिन इक्वेशन का सही तरीका नहीं पता, और वो सही तरीका हमें किसने बताया, तो हम बताते हैं वो हमें बताया है बच्चे कार्नेलियस वैन नील ने। इसीलिए तो सही डायरेक्शन में लाए हैं, इसलिए इसको माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन कहा जाता है। माइलस्टोन वो होते हैं जो आपको ये बताते हैं कि आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं या नहीं, सही डायरेक्शन में आप चल रहे हैं या नहीं, उसे माइलस्टोन कहते हैं। आप कभी बाई रोड आपने ट्रेवल किया हो तो रोड पे लिखे होते हैं ना, पत्थर लगे होते हैं, आजकल के ग्रीन बोर्ड लगे हुए हैं कि भाई जिस भी डेस्टिनेशन पे आप जा रहे हैं, अगर आप कोटा से जयपुर जा रहे हैं तो जयपुर इतने किलोमीटर इस डायरेक्शन में ये रोड जयपुर ही जा रही है, एरो लगा होता है, उसको माइलस्टोन कहते हैं। आपको ये समझना होगा कि भाई जो
कार्निलियस वैन निल थे, एनसीईआरटी यहां मेंशन करती है, वो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो कि स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर, मींस बैक्टीरिया वगैरह पर। ठीक है, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किस पे किए, तो हम कहते हैं पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया पर, जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया पर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए, ये ध्यान रखिएगा। अब हुआ क्या, वैन निल से पहले वाले साइंटिस्ट का मानना था कि फोटोसिंथेसिस के दौरान CO2 जो है वो वाटर से रिएक्ट करती है और कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। वैन निल ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता। वैन निल ने अकॉर्डिंग था कि CO2 जो है वो वाटर से रिएक्ट करती है, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं और ऑक्सीजन रिलीज होती है। अगर आप दोनों इक्वेशंस को देखो तो दोनों इक्वेशन दिख तो सेम ही रही हैं, दोनों इक्वेशंस दिख तो सेम ही रही हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है मैं बताता हूं आपको। वैन निल से पहले वालों का कहना था कि जो कार्बन है वो H2O में जुड़ता है और ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन जो है वो CO2 से बाहर आती है। वैन निल ने कहा कि ऐसा नहीं होता है, फोटोसिंथेसिस के दौरान हाइड्रोजन जो होता है वो CO2 में जुड़कर ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन वाटर से बाहर आती है। इक्वेशन सेम है, तरीका चेंज है। उन्होंने कहा कि ऐसा होता है प्लांट्स में। अब क्या है कि अगर आप किसी की बात को डिनाई करते हैं तो सामने वाला आपसे पूछता है कि हाउ, आप इसे प्रूव करिए। तो आप बताइए कि वैन निल एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि आप देखो भाई ध्यान से, अगर मैं इस इक्वेशन को बैक्टीरिया में पढ़ूंगा तो CO2 के साथ यहां H2S रिएक्ट करके कार्बोहाइड्रेट बनाकर सल्फर को रिलीज कर देता है और ये सल्फर या सल्फेट वाले कंपाउंड, सल्फर वाले कंपाउंड, सल्फर या सल्फेट H2S से बाहर आएगा। इसका मतलब हाइड्रोजन ही CO2 में जुड़कर ग्लूकोज बनाएगा। और ये बात उन्होंने कहा कि भाई बैक्टीरिया में ऐसा ही होता है। बात लोगों को समझ में आई कि यार ये बात तो सही कह रहे हैं, बात तो ये सही कह रहे हैं, लोगों के बात समझ में भी आई। इसीलिए आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द फोटोसिंथेसिस एसेंशियली a light dependent reaction in which the hydrogen from a suitable oxidizable compound। suitable क्यों, प्लांट्स के लिए suitable कौन है, वाटर, और बैक्टीरिया के लिए suitable कौन है, H2S। reduce the carbon dioxide to carbohydrate, और इसको इन्होंने दिखाया H2A के साथ। यहां A जो है वो O भी हो सकता है और S भी। अगर प्लांट हुए तो O होगा, अगर बैक्टीरिया हुआ तो S होगा। तो उन्होंने कहा कि इन ग्रीन प्लांट्स H2O इज द हाइड्रोजन डोनर इज ऑक्सीडाइज टू O2। ये O2 निकल जाएगी बाहर फोटोसिंथेसिस के दौरान, और सम ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिलीज O2 ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस व्हेन H2S इंस्टेड इज द हाइड्रोजन डोनर फॉर द पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। इसका मतलब बैक्टीरिया में हाइड्रोजन डोनर H2S है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट कौन बनेगा, सल्फर या सल्फेट, डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म एंड नोट रिलीज O2। बैक्टीरिया ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते, बैक्टीरिया ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते, ध्यान रखना आप बात, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि हेंस ही इंफर्म दैट द O2 इवोल्व्ड बाय द ग्रीन प्लांट्स कम फ्रॉम वाटर नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि पहले वाले यही मानते थे ना कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से आ रही है। वैन निल ने उसको ठीक किया कि नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन जो है वो वाटर से बाहर आ रही है, वाटर से बाहर आ रही है। इसका मतलब आप बताइए, प्लांट्स जो हैं बच्चे, उनका फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजनिक है और जो बैक्टीरिया हैं उनका फोटोसिंथेसिस नॉन ऑक्सीजनिक है। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस मतलब ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग, नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस मींस ऑक्सीजन नॉट प्रोड्यूसिंग, ठीक है। और यहां पर एनसीईआरटी करेक्ट इक्वेशन लिख के दे रही है इसकी। आप बताइए कि ये जो इक्वेशन हम लिखते हैं या ये एक्सपेरिमेंट जो इसका कार्निलियस वैन निल का जो है, जिसके हम सी वैन निल के नाम से जानते हैं, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इसे आप बताएंगे कि प्रूव किया गया था लेटर एक टेक्निक के द्वारा जिसका नाम है रेडियो एक्टिव आइसोटॉपी टेक्निक। रुबेन हासिद और कामेन नाम के साइंटिस्ट ने ये काम किया था। उनके काम में उन्होंने किया क्या वो मैं आपको बता देता हूं।
उन्होंने ऑक्सीजन का रेडियो एक्टिव आइसोटॉप लिया, मतलब यहां पर जो ऑक्सीजन है ना, इसको ले लिया उन्होंने O18। वैसे नॉर्मल ऑक्सीजन O16 होती है, मैं आपको क्लियर कर दूं ये बात, लेकिन यहां पर उन्होंने उसका रेडियो एक्टिव आइसोटॉप ले लिया। अब उन्होंने कहा कि अगर ये ऑक्सीजन ग्लूकोज में मिल गई तो वैन नील से पहले वाले ठीक, और अगर ये बाहर निकलने वाली ऑक्सीजन मिल गई तो फिर वैन नील ठीक। और बताओ क्या हुआ? तो आप बताइए कि जो ऑक्सीजन यहां से बाहर निकल रही थी वो ऑक्सीजन हमें O18 मिली। उस दिन ये डिसाइड हो गया कि ऑक्सीजन जो है बच्चे वो वाटर से आती है, ना कि CO2 से। और उस दिन के बाद हमने पढ़ना शुरू कर दिया कि फोटोसिंथेसिस इज रिडक्शन ऑफ CO2। फोटोसिंथेसिस इज रिडक्शन ऑफ CO2, उस दिन से हमने पढ़ना शुरू कर दिया इसको। उम्मीद करता हूं कि यहां तक अर्ली एक्सपेरिमेंट्स तक की एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। पढ़ते जाइए, और मतलब कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको हो तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। अर्ली एक्सपेरिमेंट्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक है वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, देन आंसर इज, आप बताइए, क्लोरोप्लास्ट। आंसर क्या है? आंसर है क्लोरोप्लास्ट। बताइए कि क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होता है, इसमें दो मेम्ब्रेन होती हैं, एक आप बताएंगे आउटर मेम्ब्रेन, एक आप बताएंगे इनर मेम्ब्रेन। अंदर जितना भी इसके अंदर फ्लूइड भरा रहता है ना बच्चे, उस फ्लूइड को नाम देते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर मेम्ब्रेनस पार्ट जो प्रेजेंट होता है उसे हम नाम देते हैं ग्रेना। ये मेम्ब्रेनस पार्ट है, इसे हम नाम देते हैं ग्रेना। आप बताइए मेम्ब्रेनस पार्ट ग्रेना जिस चीज का बना हुआ है ना बच्चे, उनको नाम दिया जाता है थाइलेकोइड्स। थाइलेकोइड यहाँ पर दो तरह की होती है, एक वो जो स्टॉक बनाती है, देखो एक थाइलेकोइड, दो तीन चार ऐसे, देख अगर यहाँ ध्यान दोगे ना, ये तो थाइलेकोइड्स का एक ग्रुप है पूरा, यहाँ पर भी एक ग्रुप है, यहाँ पर भी ग्रुप है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो थाइलेकोइड्स का ग्रुप है। आप बताइए कि जब थाइलेकोइड्स एक ग्रुप में होती हैं तो थाइलेकोइड्स के इस एक ग्रुप को नाम दिया जाता है ग्रेनम। और ऐसे बहुत सारे ग्रेनम है और सबको मिलाकर नाम दे दिया जाता है ग्रेना। बहुत सारे ग्रेनम है और इन सबको मिलाकर नाम दे दिया जाता है ग्रेना। ग्रेना, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ आपको समझना है कि भाई दो ग्रेनम को जोड़ने वाली बीच में ये सिंगल थाइलेकोइड जो होती है ना, ये वाली, इस सिंगल थाइलेकोइड को नाम दिया जाता है स्ट्रोमा लेमली या स्ट्रोमा थाइलेकोइड्स। स्ट्रोमा लेमली या स्ट्रोमा थाइलेकोइड्स। साथ ही साथ राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। आप बताइए, राइबोसोम इसमें 70S होते हैं, स्टार्च ग्रेनुअल पाए जाते हैं और लिपिड ड्रॉपलेट्स होते हैं। ये स्टोर फूड है इसके लिए, क्लोरोप्लास्ट के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में कितने पार्ट है? दो, एक है ग्रेना, दूसरा है स्ट्रोमा। ध्यान रखिए, ग्रेना मेम्ब्रेनस पार्ट है, स्ट्रोमा लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी पढ़िए ध्यान से। तो एनसीईआरटी कह रही है यू वुड कोर्स आंसर द ग्रीन लीफ or in the chloroplast based on the what you earlier read in the chapter number 8, मतलब सेल बायोलॉजी में क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर। you are definitely right photosynthesis does place in the green leaves of the plant, but it does so also in the other green part of the plant. Can you name some other parts of the plant where you think the photosynthesis may occurs? बोलो, ग्रीन पार्ट होना चाहिए, न्यूली फॉर्म स्टेम, कच्चे फ्रूट्स, है ना। इवन अगर ग्रीन रूट है तो भी, ट्रापा सिंघाड़ा की रूट्स भी ग्रीन कलर की होती हैं, वहां फोटोसिंथेसिस हो जाता है। एक बात का खास ध्यान रखना है यहां पर कि फोटोसिंथेसिस के दौरान हम क्लोरोप्लास्ट में दो चीजें पढ़ते हैं। एक तो हम बताते हैं ग्रेना पार्ट, इसमें आप बताएंगे कि ग्रेना पार्ट में चलती हैं लाइट रिएक्शंस। ग्रेना पार्ट में क्या चलती हैं? लाइट रिएक्शंस। और एक है इसका स्ट्रोमा पार्ट, स्ट्रोमा पार्ट में चलती हैं डार्क रिएक्शंस। जब हम लाइट रिएक्शंस की बात करते हैं तो बताते हैं लाइट रिएक्शन से प्रोड्यूस होता है, बोलो, एटीपी, NADPH2 एंड ऑक्सीजन। आप बताइए, ऑक्सीजन नहीं पढ़नी हमें अभी। कारण क्या है कि जो ऑक्सीजन है ना बेटा,
ये आप बताइए कि एक बाय प्रोडक्ट है, बोलो जैसा बना वैसा निकल के आगे कहीं काम नहीं आता। लेकिन एटीपी और NADPH2 बोथ आर यूज्ड इन द डार्क रिएक्शंस, और डार्क रिएक्शंस में बनाया जाता है ग्लूकोज। ठीक है, इसलिए आप कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में इन क्लोरोप्लास्ट क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर एज प्रेजेंट, क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर मिलता है आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर। एनसीईआरटी ने ये आपको मेंशन भी करके दिया है कि यू हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इन चैप्टर नंबर 8। ठीक है, विद इन द क्लोरोप्लास्ट देर इज मेम्ब्रेनस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ द ग्रेना, द स्ट्रोमा लेमिली एंड द मैट्रिक्स स्ट्रोमा। मतलब तीन चीजें आपको पढ़नी है, एक तो ग्रेना जो कि ग्रुप बनाने वाली थाइलेकोइड्स होती हैं वो वाली, दूसरा स्ट्रोमा लेमिली जो सिंगल थाइलेकोइड्स हैं बीच में वो, और तीसरा है मैट्रिक्स जिसको कि स्ट्रोमा कह रहे हैं। देयर इज ए क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द क्लोरोप्लास्ट। द मेम्ब्रेनस सिस्टम is responsible for the trapping of the light, means light reactions, and also for the synthesis of ATP and NADPH। साथ में ऑक्सीजन भी बनता है, एनसीईआरटी ने यहां मेंशन नहीं किया, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन आगे काम ही नहीं आता, वो तो एटमॉस्फेयर में फ्री हो जाता है। वहीं इन स्ट्रोमा एंजाइमेटिक रिएक्शन synthesize the sugar which is done from the starch. The former set of the reactions, since they are directly light driven, are called as the light reactions, जिनको कि हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस भी कहते हैं। और द लेटर आर नोट डायरेक्टली लाइट ड्रिवन। डायरेक्टली क्यों नहीं? क्योंकि लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट होंगे ना एटीपी और NADPH2 वही डार्क रिएक्शन को चलाएंगे, तो ये डायरेक्टली लाइट ड्रिवन नहीं है, बट आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ द लाइट रिएक्शन, मींस एटीपी और NADPH पर वो डिपेंड करता है। हेंस टू distinguish the later they are called by conventions dark reactions। इसलिए इनको हमने बाद में क्या बोलना शुरू कर दिया? डार्क रिएक्शंस, या इनका दूसरा नाम है कार्बन रिएक्शंस, या इनको बायोसिंथेटिक फेज भी कहा जाता है। तीनों में से किसी पे भी एक क्वेश्चन आ जाए, मतलब डार्क रिएक्शंस की बात हो रही है। हाउएवर दिस शुड नॉट बी कंस्ट्रक्टेड टू मीन दैट दे अकर्स इन द डार्कनेस और दे आर नॉट लाइट डिपेंडेंट। डार्क रिएक्शन लिखने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि उन पर लाइट का मतलब कोई असर नहीं है या लाइट का कोई इफेक्ट नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा आप। एनसीईआरटी में जो नेक्स्ट हेडिंग है बच्चे हमारे पास, वो है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। कि फोटोसिंथेसिस में कितने टाइप के पिगमेंट्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं। उम्मीद करता हूं कि पीछे तक की सारी बातें एनसीईआरटी की आपको समझ में आई होंगी, है ना। यहाँ बीच में एक पैराग्राफ और है, मैंने छोड़ दिया है, उसका रीजन है कि वो आगे चल के मैं आपको समझाऊंगा, अभी आपको वो समझ में आएगा भी नहीं। तो चीजें मैं सारी कवर करूंगा, लेकिन करूंगा तरीके से। आप इसको पढ़िए, एग्जाम में फोटोसिंथेसिस से कोई क्वेश्चन आएगा खराब जाएगा ही नहीं आपका, +4 ही करोगे आप। काम की बातें पढ़ाता हूं बस मैं, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, आपको बताना है। उन पिगमेंट्स में से एक तो आपको पिगमेंट्स याद करने हैं बच्चे, क्लोरोफिल्स, एक आपको याद करने हैं कैरोटिनॉइड्स, और एक आपको याद करने हैं फाइकोबिलिन्स। 3 टाइप के पिगमेंट्स। यहां बताइए कि जब हम बात कर रहे हैं क्लोरोफिल्स की, तो बताइए ग्रीन कलर पिगमेंट है एक, तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा आप। दूसरा बताइए कि लाइट एज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल्स। जब हम क्लोरोफिल पिगमेंट्स की बात करते हैं तो हम बताते हैं कि एक तो हमारे पास है क्लोरोफिल ए, एक है क्लोरोफिल बी, एक है क्लोरोफिल सी, एक है क्लोरोफिल डी। यहां तक एनसीईआरटी ने हमें दिया है। सी और डी जो है बच्चे वो एल्गी में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और क्लोरोफिल ए जो है और क्लोरोफिल बी जो है ये हायर प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल ए के बारे में तो याद कर लो कि क्लोरोफिल ए इज यूनिवर्सल इन ऑल
ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। यहाँ ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स का मतलब जो H2O यूज करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, उन सब में। और मजे की बात है, अर्थ का पहला ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जिसने वाटर यूज करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस की, जिसने वाटर यूज करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस की, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया ध्यान रखिएगा। और क्लोरोफिल बी जो होता है बच्चे, वो पाया जाता है, बोलो, हायर एल्गी। हायर एल्गी कौन है? क्लोरोफाइसी। और बाकी सभी प्लांट्स में, बाकी सभी प्लांट्स में कौन पाया जाता है? क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए का अगर हम फॉर्मूला देखें तो C55H72O5N4Mg, और क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला C55H70O6N4Mg। इतनी डिटेल एनसीईआरटी ने दी नहीं है, फिर भी आप एक बार याद कर लीजिएगा कि क्लोरोफिल ए में एक जगह पे CH3 ग्रुप होता है और क्लोरोफिल बी में एक जगह पे CHO। बाकी स्ट्रक्चर इनकी बिल्कुल सेम होती है। इन पिगमेंट्स के बारे में अभी हमें पढ़ने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं एल्गी के अंदर, और हमारे चैप्टर का नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। और हायर प्लांट्स में क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है, तो दो ही पिगमेंट याद करने हैं। एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं से ही आएगा, ध्यान रखिएगा ये बात, ठीक है। इसके अलावा आपको याद करना है एक पिगमेंट, बैक्टीरियो क्लोरोफिल अल्फा और बीटा, और बैक्टीरियो विरिडीन, ठीक है। इनके बारे में याद रख लेना कि ये पिगमेंट्स बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, नाम से ही क्लियर है। आएगा नहीं, लेकिन क्या है कि भाई नीट से पहले AIPMT में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको पता होना चाहिए कि बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरिडीन जो है वास्तव में है क्या। एक बात ध्यान रखना, हमने कहा कि लाइट इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द क्लोरोफिल, सही है। यहां ना एक शब्द याद कर लो, इटियोलेशन। इसका मतलब है, बोलो, येलोइंग ऑफ प्लांट्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लाइट। अगर लाइट नहीं है तो प्लांट येलो पड़ जाते हैं, इसे हम इटियोलेशन कहते हैं। अगर लाइट नहीं है, क्यों? क्योंकि लाइट नहीं होगी ना तो क्लोरोफिल नहीं बन पाएगा बेटा। लाइट नहीं होगी तो क्लोरोफिल नहीं बन पाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का आप। नेक्स्ट जो पिगमेंट है हमारे पास वो कैरोटिनोइड्स हैं। कैरोटिनोइड्स में दो टाइप याद करने हैं, एक तो कैरोटीन्स और दूसरे आपको याद करने हैं जैंथोफिल्स। कैरोटिनोइड्स जो हैं बच्चे, ये आपको बताने हैं कि एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं। एसेसरी पिगमेंट्स which absorb the light for photosynthesis and also protect the chlorophyll A from फोटो ऑक्सीडेशन। ये बात ना खास ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो कैरोटिनोइड्स होते हैं वो एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और साथ ही साथ क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्ट करते हैं फोटो ऑक्सीडेशन से। इसका मतलब अगर क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल है सभी ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में, तो इसका मतलब कैरोटिनोइड्स भी वहां पर साथ में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि कैरोटिनोइड्स आर ऑल्सो यूनिवर्सल इन all oxygenic photosynthetic organisms
along with क्लोरोफिल ए। जहां जहां क्लोरोफिल ए होगा कैरोटीनॉइड पक्का होंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार क्लोरोफिल ए कहां डेवलप हुआ, तो आप बताइए साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया अर्थ का वो पहला ऑर्गेनिज्म है जिसने ऑक्सीजन प्रोड्यूस की थी। तो आप बताइए साइनोबैक्टीरिया में पहली बार क्लोरोफिल ए डेवलप हुआ था, तो बोलो कैरोटीनॉइड भी डेवलप हुए। और उसके बाद आज तक सभी प्लांट्स में क्लोरोफिल ए के साथ कैरोटीनॉइड तो फिक्स है कि पक्का मिलेंगे ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। यहां बच्चा पूछता है सर व्हाट इज फोटो ऑक्सीडेशन, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। मतलब अगले जो अपने टॉपिक आएंगे उसमें थोड़ी देर में या नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तीसरे नंबर के जो पिगमेंट्स हैं हमारे पास, उन पिगमेंट्स का नाम है बच्चे फाइकोबिलीन्स। इन्हें बिली प्रोटीन्स भी कहा जाता है। याद रखिएगा इसमें दो पिगमेंट आपको समझने हैं। एक का नाम है फाइको इरीथ्रीन और एक का नाम है फाइकोसाइनिन। फाइको इरीथ्रीन रेड कलर का और फाइकोसाइनिन ब्लू कलर का। ये बताना है आपको रेड एल्गी में होता है, तो यहां पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये आपको बताना है इन ब्लू ग्रीन एल्गी, क्योंकि ब्लू कलर का है तो यहां पर इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो बेसिकली पिगमेंट आपको कितने पढ़ने हैं? तीन। कौन कौन से? एक तो क्लोरोफिल ए, दूसरा क्लोरोफिल बी, और तीसरे पिगमेंट आपको याद करने हैं कैरोटीनॉइड्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट्स में कितने टाइप के पिगमेंट्स, हायर प्लांट्स में कितने टाइप के पिगमेंट्स फोटोसिंथेसिस के लिए काम कर रहे हैं, तो आप बताइए तीन टाइप के कर रहे हैं। पहला क्लोरोफिल ए, दूसरा क्लोरोफिल बी और तीसरा कैरोटीनॉइड्स। इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी ने जब हमें ग्राफ पढ़ाया, तीन ग्राफ है ना ये इसी टॉपिक के अंदर, तो इस ग्राफ को देखेंगे तो इसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड, बस तीन ही ग्राफ दिख रहे हैं, इसके अलावा कोई ग्राफ नहीं दिखाई दे रहा हमें। उसका रीजन यही है। और ये ग्राफ्स की क्लास में नेक्स्ट जो क्लास आएगी वहां इसी क्लास को हम शुरू करेंगे कंटिन्यू, क्योंकि एक साथ फिर बहुत सारा मैटर हो जाएगा ना, बच्चे उतना कवर नहीं कर पाता वो। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास जल्दी ही कल या परसों में जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा रिकॉर्ड करके मैं डाल दूंगा। कंटिन्यू क्लासेस आती रहेंगी, ठीक है। और यहीं से शुरू करेंगे हम आगे। अगर आपको प्रॉब्लम आती है किसी भी तरह की, कहीं पर भी आपको दिक्कत आती है सब्जेक्ट में, बॉटनी में कहीं पर भी इशू है, तो आप सीधा मुझे व्हाट्सअप करिए बेटा।